तो आज मैं बात करूंगा कि आज तुमसे ना हो पाएगा। तो आज मैं बताऊंगा कि YZD एडवेंचर लेने के पीछे सबसे मेन रीज़न क्या था या ओवरऑल लॉजिक क्या था। जो मेरी बाइक का रिक्वायरमेंट था वो ये था कि मेरे को पहली बात तो दो अलग बाइक नहीं रखनी थी कि एक टूरिंग के लिए रहेगी और एक डेली ट्रैवलिंग के लिए। तो पहला रिक्वायरमेंट और वो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट था क्योंकि मुंबई में जो रहते हैं उनको पता ही है, ख़ास करके मिडिल क्लास फैमिली में, तो वहाँ पे आपकी गाड़ी की पार्किंग के लिए स्पेस होना बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। सो जो मेरी सोसाइटी है वहाँ पे पार्किंग स्पेस बहुत लिमिटेड है। सो मुझे ऐसा चाहिए था कि एक ही बाइक रहे जिसको मैं डेली ऑफिस जाने के लिए भी यूज़ कर सकूँ एंड टूरिंग के लिए भी यूज़ कर सकूँ। सो उसके बेसिस पे मुझे डिसीजन लेना था। तो इसके लिए मैंने 4 बाइक शॉर्ट लिस्ट की थी। डोमिनार 400, हिमालयन, KTM 390 एडवेंचर एंड BMW 310 GS। तो अभी इसमें से मैं एक एक बताऊंगा कि ये चूज़ करने का क्या लॉजिक था और क्यों चूज़ किया मैंने ये ओवरऑल। सो पहला मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर हिमालयन। तो हिमालयन नो डाउट जो स्पेशली BS6 थी उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम इन्होंने सॉल्व किए हुए, जैसे कि वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल था, इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड लग रहा था। लेकिन सबसे बड़ा नेगेटिव मेरे लिए यही था कि उसकी क्रूजिंग स्पीड वही 100 के आसपास ही थी। तो जो मेरी लास्ट बाइक थी FZS, उससे वो सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ज़्यादा एक आ रही थी इसमें क्रूजिंग के हिसाब से, लॉन्ग राइड्स के हिसाब से। तो जो लद्दाख राइड हुई जिसमें मैं FZS अपनी लेके गया था, उधर मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कि अच्छी क्रूजिंग स्पीड, मतलब 100 एंड अबव 110 इसके आसपास की क्रूजिंग स्पीड मेंटेन करने के लिए बाइक को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। और टॉप एंड तो ऑब्वियसली उसका इंजन की कैपेसिटी उतनी थी। तो हिमालयन का क्रूजिंग स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है, उसकी टॉप स्पीड अराउंड 120-125 के आसपास है। तो वो सबसे बड़ा नेगेटिव था। 6 गियर नहीं है, वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव है उसके लिए। कौन ईमान व्यक्ति गाड़ी इधर पार्क करके गया है। से एक नॉनसेंस को चिच्चा एकदम आराम से जाएंगे, कोई घाई नहीं है। कहाँ था मैं? फालतू लोग डिस्टर्ब करते रहते। सो हिमालयन का लैक ऑफ 6 गियर एक बड़ा इश्यू था। दूसरा, हिमालयन ओवरऑल बैलेंस बहुत अच्छी है, लेकिन समहाउ मुझे ऐसा लग रही थी जैसे कि वो लॉन्ग राइड्स के हिसाब से कंफर्टेबल नहीं होगी, उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगी। मतलब ऐसा नहीं कि अनकंफर्टेबल है। तो वो एक बड़ा इशू था। और रिलायबिलिटी एक मेरे लिए थोड़ा सा बड़ा इशू था, क्योंकि मैं मतलब रॉयल एनफील्ड के बारे में जितना जानता हूँ, जितने लोगों से सुनता हूँ, रिलायबिलिटी एक बड़ा इशू है इसमें। तो वो एक कंसर्न था।
उसके बाद जो नेक्स्ट मेरी नेक्स्ट मेरा जो शॉर्टलिस्टेड बाइक थी इस लाइनअप में वो थी डोमिनार 400। और डोमिनार का सबसे बड़ा नेगेटिव मेरे लिए लगा, खास करके जो मेरी हाइट वगैरह है, मेरा जो बॉडी का टाइप है, उसके हिसाब से आई वांटेड समथिंग विच इज़ वेरी मैनेजेबल इन द सिटी। नो डाउट स्ट्रेट हाईवेज़ वगैरह पे डोमिनार इज़ वेरी गुड स्टेबिलिटी के हिसाब से, लेकिन जो सिटी में डेली चलाने के हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है मेरे लाइकिंग के हिसाब से। खास करके उसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो फ्रंट में ज़्यादा है, तो फ्रंट साइड में आपको बहुत हैवी फील होती है। अभी ये बाइक एकदम लिम्बर लगती है फ्रंट में, तो इस गाड़ी का बैलेंस इतना अच्छा बना है, इट्स वेरी वेरी बैलेंस्ड। आपको ऐसा फील ही नहीं हुआ कि आप इतनी हैवी बाइक चला रहे हो। अराउंड ऑलमोस्ट ये हिमालयन के बराबर ही है, लेकिन फील ज़रा भी नहीं होती चलाने के टाइम। तो उसकी वजह से डोमिनार निकल गई लिस्ट में से। इसके बाद बची KTM 390 एडवेंचर और BMW 310 GS। अब इसमें से इन दोनों का भी टेस्ट राइड मैंने लिया था। KTM 390 जो एडवेंचर है, नो डाउट बहुत अच्छी बाइक है, लेकिन जितने बार भी मैंने दो अलग अलग KTM 390 एडवेंचर चलाई, बट दोनों में सबसे बड़ी दिक्कत मुझे यही लग रही थी कि लो एंड पे टॉर्क ऑलमोस्ट उसके लिए उसमें है ही नहीं। आपको बहुत ज़्यादा रैप करना पड़ता है इंजन, जो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। तो उसकी वजह से उसका टॉप एंड ज़्यादा है, लेकिन वो दिक्कत है कि लो एंड पे इसका टॉर्क नहीं है। तो और दूसरा एक बड़ा प्रॉब्लम था KTM 390 एडवेंचर में कि उसकी जो सीट हाइट है वो है अराउंड 855 mm, जो मेरी हाइट है उसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो 855 mm में मेरी हाइट है 5.6, तो मेरी हाइट के लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है वो। ऐसा नहीं कि चला नहीं सकते, लेकिन मतलब एक कंफर्ट के हिसाब से ऑब्वियसली आपको दिक्कत होगी, स्पेशली अगर आप एडवेंचर राइडिंग के हिसाब से टारगेट कर रहे हो। अगर सिर्फ स्ट्रीट पे राइड कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ऑब्वियसली मुझे ऑफ रोड वगैरह भी अच्छा लगता है, तो मुझे ऐसी बाइक चाहिए थी कि जो ऑफ रोड वगैरह कर सके। एकदम एक्सपर्ट नहीं हो, लेकिन एटलीस्ट चलाना चाहूँ तो मैं चला सकूँ लद्दाख जैसे टेरेन में आराम से। तो वो एक रीज़न था, हाइट। चलो काका जल्दी चलो। हिमालयन। तो KTM 390 एडवेंचर वहाँ पे बाहर हो गई। इसके बाद में BMW 310 GS। सो ये बाइक भी मैंने चलाई। मेरा जो ग्रुप है बाइकिंग का, उसके अंदर में एक के पास ये BMW 310 GS है, सो मैंने वो चलाई। नो डाउट गाड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी नेगेटिव ये मेरे को मिली कि एक तो सर्विस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। बीइंग BMW उसका सर्विस कॉस्ट वगैरह ऑब्वियसली ज़्यादा है, होगा ही, एक्सपेक्टेड ही है वो। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो BMW है, तो इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव और वो अटेंशन को ज़्यादा ही ग्रैब करती है। तो जो मेरे फ्रेंड ने लिया तेजस, वो तेजस ने मुझे ये पॉइंट स्पेशली बोला कि अटेंशन ज़्यादा ग्रैब करती है, वो भी अपने लिए एक प्रॉब्लम है। बैक ऑफ माइंड में आपके अगर कहीं आप बाहर पार्क करते हो तो ठीक है, ये मेरे लिए इतना बड़ा कंसर्न नहीं था, लेकिन सर्विस कॉस्ट ऑब्वियसली था कि मुझे उतना ज़्यादा स्पेंड सर्विसिंग पे नहीं करना है, रादर देन मैं वो पैसा स्पेंड करूँगा टूरिंग पे। तो उसकी वजह से वो भी शॉर्ट लिस्ट में से निकल गई। मज़े की बात है कि ये जो
ESD एडवेंचर है, ये मेरे लिस्ट में थी ही नहीं। आई थिंक सो लॉन्च भी नहीं हुई थी तब तक, जब मैं बाइक्स देख रहा था अलग अलग। इसमें मेरा एक फ्रेंड है अगेन मेरी राइडिंग ग्रुप में, अलाहाद, उसने ये बाइक लॉन्च हुई थी, उसको शेयर किया और मुझे स्पेसिफिकली बोला कि यू शुड कंसिडर दिस, एटलीस्ट टेस्ट राइड लेके देख। तो मैंने फिर ESD एडवेंचर में पहुंच गए हम, उसका टेस्ट राइड लिया मैंने। तो टेस्ट राइड लेते ही ना एक वो जो फीलिंग आती है ना कि आप चलाओ कुछ, या कोई जैसे कपड़ा खरीदते हो आप, अलग अलग ट्रायल करते करते, लेकिन एक ऐसा कुछ दिख जाता है आपको, एक ऐसा कपड़ा ऐसा दिख जाता है जो पहनते लगता है ये परफेक्ट है मेरे लिए, एकदम परफेक्ट है। तो वैसा कुछ फीलिंग ये चला टेस्ट राइड करने के बाद ही। टेस्ट राइड मतलब जैसे मैंने राइड किया, स्टार्ट निकला, तो मुझे लगा एकदम ये मेरे को जैसे चाहिए एग्जैक्टली वैसी ही बाइक है। निम्बल एकदम, हैंडलिंग इतना, मतलब इसका जो ओवरऑल जो इंजन का कैरेक्टरिस्टिक है वो एकदम हार्डकोर ऐसा ऑफ रोडिंग के हिसाब से नहीं है। क्या बोल सकते हैं इसको, थोड़ा सा स्पोर्ट्स बाइक जैसा इसका इंजन है, हाई रेविंग है। तो ओवरऑल मुझे लेकिन फिर भी ये एकदम परफेक्ट लगा। अब इसका जो टॉक डिलीवरी है ना, ये एग्जैक्टली KTM 390 एडवेंचर और हिमालयन, इन दोनों के बीच में रखा है इन्होंने। तो बहुत ज़्यादा आपको रेव भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है लाइक KTM 390 एडवेंचर, और बहुत कम भी नहीं करना है आपको जस्ट लाइक हिमालयन। तो दोनों के बीच में इन्होंने बैलेंस किया इसको। तो वो सबसे बेस्ट पार्ट लगा मुझे इस बाइक का, और वही एक प्राइमरी रीज़न था। और इसको बिकॉज इट इज़ वेरी निम्बल, तो मेरे को डेली ट्रैवलिंग के लिए, ऑफिस जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसको लेके आराम से मैं जा सकता हूँ, एकदम कंफर्टेबल है। तो ये सारे रीज़न थे ESD 390 एडवेंचर लेने के पीछे। सो दैट इज़ इट। आई होप ये जो मैंने मेरे रीज़न्स बताए, ये अगर कोई नई बाइक लेने के लिए देख रहा है, कंसिडर कर रहा है अपग्रेड, तो यूज़फुल हो उसके लिए। अगर आपके लिए यूज़फुल रहा है कुछ भी इसमें से, ये वीडियो में से, ये कोई हार्डकोर टेक्निकल रिव्यू नहीं था, ये जस्ट मैं एज अ बाइकर मैं क्या क्या देख रहा था इस चीज़ बाइक अपग्रेड करने के लिए, तो वो मैंने शेयर किया। आई होप सो इट इज़ यूज़फुल फॉर यू गाइज जो भी देख रहा है ये वीडियो। अगर यूज़फुल लगता है तो लाइक करो। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इस बाइक का मैं एक कंप्लीट रिव्यू एटलीस्ट 1000-2000 किलोमीटर के बाद करूँगा कि ठीक है इसमें से क्या नेगेटिव थे, क्या पॉजिटिव थे। I want to reach 1 million likes. So please sarapakara